हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी में बोर्ड्स के हिसाब से, है ना, यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, वैसे तो अब वो टाइम बचा ही नहीं है जहाँ पे अब हम ये देखें कि यार क्या टॉपिक पढ़ने क्या नहीं पढ़ने। अब सीधी सी बात है, अब ये टाइम आ चुका है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल चुकी थी यार कि मतलब बायोलॉजी में बहुत ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आप आराम से स्कोर कर सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि आपको वो टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार यूनिट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हम एक एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, इनफैक्ट इनमें हम रिप्रोडक्शन वगैरह हर एक चीज़ हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि नॉट ओनली इन ह्यूमंस यार, प्लांट्स में भी वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो एमसीक्यू में क्या आ रहा है। व्हाट इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यार पोलन ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो सीधी सी बात है यार, वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है ना। पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है यार, एंथर में। ठीक है, तो एंथर में वो चीज़ जो है हमें सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि एंथर में ही क्या बनता है बच्चों, पोलन ग्रेन बनता है। एंड देन वो पोलन ग्रेन फर्दर प्रोड्यूस होता है और फर्दर आगे जो है वो कौन सा प्रोसीजर मतलब कौन सा प्रोसेस करता है, पॉलिनेशन करता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे आंसर क्या है, एंथर है। अब देखो यार कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, कि यार एंथर करें कि यार और भी बहुत सारे हैं। तो यार मेल की बात करी गई है यहाँ पे, पोलन ग्रेन के बारे में बात करी गई, तो पोलन ग्रेन में आंसर इज एंथर। सो पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर विच इज़ द पार्ट ऑफ द स्टेमन, है ना। हमने ये चीज़ पढ़ी है यार कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है ना। एंथर जो रहता है उसमें पोलन सैक रहते हैं। ठीक है, वेयर द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स रहते हैं बच्चों वो पोलन ग्रेन्स में डेवलप करते हैं और आगे चल के ये क्या हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू द सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो रहता है कौन सा पार्ट जो रहता है वो सीड में बन जाता है, दैट इज ओव्यूल। ठीक है, क्योंकि ओवरी किस में बनता है, ओवरी बन जाता है फ्रूट में यार, है ना। तो बचा कुचा क्या है, ओव्यूल। और सीड के बारे में पूछा गया है, तो ओव्यूल जो रहता है वो क्या बनाता है, आगे चल के सीड बनाता है। तो ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फर्टिलाइज्ड ओवरियो फॉर्म एन एम्ब्रियो, है ना। जो ओव्यूल रहता है वो एम्ब्रियो बना लेता है, फिर उसके बाद आगे चल के सीड बनाता है, तो उसमें सीड कोट्स वगैरह हर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट यार डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि तुम लोगों से पूछा जा सकता है कि भैया तुम एक काम करो, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड का जो है फीमेल गैमेटोफाइट बना दो। ठीक है, तो यार यहाँ पे सबसे पहले कहानी सिर्फ इतनी सी है यार, है ना, कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 4 मेगास्पोर्स रहते हैं। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स रहते हैं जिसमें कि 3 जो रहते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, डी जनरेट हो जाते हैं, और एक जो रहता है वो कैसा रहता है, फंक्शनल रहता है ना। एक जो रहता है वो कैसा रहता है, फंक्शनल रहता है, जिसको अपन मोनोस्पोरिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यार वो जो एक जो फंक्शनल रहता है ना वही आगे चल के डिवाइड करता है, और वही आगे चल के पहले क्या बनाएगा, 2 न्यूक्लियस बनाएगा, फिर 4 बनाएगा, फिर 4 से 8 बनाएगा, है ना। और 8 बनाने के बाद, है ना, जो 2 रहते हैं न्यूक्लियाई वो बीच में आ जाते हैं। सेंटर जो बीच में सेंट्रल सेल है उसमें ही आपको 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर 2 आपको जो रहेंगे सिनर्जिड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दो एंड्स होते हैं, 2 पोल्स रहते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर और एक होता है चलाजल। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है ना इसको तुम ऐसे पलटा दो, है ना, इसको ऐसे पलटा दो तो तुम्हें इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो यार यहाँ पे एक जो है नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड है और ऊपर की तरफ चलाजल एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड में यार बच्चों ध्यान से देखो, पिंक कलर ले लेती हूँ, तो यार यहाँ पे जो है तुम्हें 2 सिनर्जिड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और एक जो तुम्हारा है वो एग सेल है, और बीच में तुम्हारा क्या है, सेंट्रल सेल, और उसी में क्या है तुम्हें 2 देखने
देखने को मिल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ऊपर जो चलेजल एंड है बच्चों उसकी तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा है, 3 एंटीपोडल सेल्स देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए अपन इसको कैसे बोल देते हैं, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो यार यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल का जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है ना, बोल दो, मैं पहले ही बता दूं, है ना, कभी ये मत बोलना कि मैडम हमें बताया नहीं, है ना, तो तुम्हें आना चाहिए ये चीज़। ठीक है, अब उसके बाद यार ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आंख बंद करके याद, मतलब ऐसे हो तो मैं कोई नींद नहीं पूछे यार ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, प्लीज़ मेक श्योर इसका जवाब तुम ज़रूर दो, है ना, क्योंकि यार ट्रिपल फ्यूजन जो है 10th में भी पढ़ा है, और ट्रिपल फ्यूजन हमने 11th में भी थोड़ा बहुत देख ही लिया था, और फिर उसे 12th में फिर आ गया है। तो ट्रिपल फ्यूजन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन दोनों वर्ड सेम है, दोनों के नाम से ये आ सकता है। तो यार जब अपन बात करते हैं ना फर्टिलाइजेशन की, तो यार फर्टिलाइजेशन में अगर मैं बात करूं तो एक जो रहता है वो कहाँ चला जाता है, सीधा सीधा एक वाला जो रहता है वो सिनर्जिड्स के पास चला जाता है, और दूसरा वाला अगर जो मेल गैमीट रहता है वो कहाँ जाके फ्यूज होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई में। 2 पोलर न्यूक्लियाई जो मैंने यहाँ बताई थी अभी, ठीक है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई में चला जाता है ना, और क्या फॉर्म कर लेता है, प्राइमरी, एक मिनट यार इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, हाँ, क्या बना लेता है ये अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, जिसको हम पेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है 2 बार फर्टिलाइजेशन होना, तो एक बार तो चला गया वो सिनर्जिड्स के पास जहाँ पे वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरी बार अगर जो गया है तो वो कहाँ जाता है, न्यूक्लियाइड, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बच्चों वहाँ जाके फ्यूज कर लेता है और क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस अब आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ठीक है, आफ्टर रीचिंग ओवरी पोलन ट्यूब्स जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड में। ठीक है, माइक्रोपाइलर मतलब ये वाले एंड से ही हो रही है सारी चीज़ें, यहाँ से ही एंट्रेंस हो रही है, ठीक है, पोलन ट्यूब की। ठीक है, तो इसीलिए यही बताया गया था, ठीक है, जो क्वेश्चन पहले जो मैंने दिया था ना वो इसलिए दिया था ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि माइक्रोपाइलर एंड क्या है, चलाजल एंड क्या है। ठीक है, नाउ द 1 मेल गैमीट जो फ्यूज हो रहा है एग के साथ, है ना, यहाँ पे जो एग है, ये वाला जो एग है, अगर वो जब वो फ्यूज हो रहा है, सिनर्जिड्स और एग जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं ये क्या बना रहा है बच्चों, जाइगोट बना रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो पहला वाला 2 मेल गैमीट आते हैं, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज होता है जो सिनर्जिड्स के साथ एड ऑन रहता है। पीछे से जो भी बैकग्राउंड आ रहा है प्लीज उसको इग्नोर कर देना, मैं पहले ही बता दूं, आसपास बच्चे रहते हैं, बिल्कुल इग्नोर करो, फुल ऑन मतलब पढ़ने से मतलब है अपन। ठीक है, मैं खुद चिड़ी हुई हूँ क्योंकि अभी, ठीक है, इनको पूरे टाइम खेलना है, पता नहीं क्या ही होगा इनका फ्यूचर। ठीक है, तो यार यहाँ पे अगर हम बात करें द 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग, ठीक है, और जो क्या बना रहा है, जाइगोट, और वो जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। ठीक है, इसको अपन ने क्या बोला है, सिनगैमी, या फिर हम फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। और जो दूसरा मेल गैमीट जो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है ना, उसको अपन ने क्या बोल दिया है, ट्रिप्लॉइड प्राइमो एंडोस्पर्मिक या एंडोस्पर्म, है ना, 3N के नाम से हम जानते हैं, डायग्राम नीचे है बताऊंगी, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, या फिर इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। एक गैमीट जाके फ्यूज होता है एग से, एक मेल गैमीट जाके फ्यूज होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, और क्या बनाता है, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बस दैट्स इट। इसीलिए अपन इसको ओवरऑल ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। अब वहां पे एक और एड ऑन हो गया, क्योंकि वो तो 2N था, एक और ऐड हो गया तो 3N हो गया, तो इसलिए ट्रिपल बोल दिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, ये तुम्हारे नीचे है सिनर्जिड्स, ये एग सेल, पोलर न्यूक्लियर, एंटीपोडल ऊपर की तरफ रहते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे स्पर्म जो रहता है, रिलीज ऑफ स्पर्म सेल, मतलब नीचे से यहाँ से गया तो एक यहाँ पे आके फ्यूज हो गया, तो दूसरा यहाँ पे आके फ्यूज हो गया। जो यहाँ आके फ्यूज हुआ है एंडोस्पर्म वो 3N बन गया, और यहाँ पे आके जो फ्यूज हुआ है जाइगोट वो 2N बन गया, है ना। तो मैंने यार ये डायग्राम लेके ही इसलिए आई हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए, है ना। अल्टीमेटली डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। यार देखो, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बात इतनी सी है ना यार कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा डिटेल्ड फॉर्म में बता रही हूँ, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इस डिटेल्ड फॉर्म क्वेश्चन से हो सकता है तो मैं MCQ बन के आ जाए,
हो सकता है तुम्हें असर्शन रीजन बन के आ जाए, हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन के आ जाए। तो यार ये जो बल्क में पढ़ते हैं ना अपन, बल्क में पढ़ने का ना बहुत फ़ायदा है कि यार कम से कम ये हो जाता है ना कि इससे बेस्ड अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए या ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसके बारे में, है ना। मतलब कहानी सिर्फ इतनी सी है। चलो, वॉट आर चेस्मोगैमस फ्लावर्स? कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन द क्लिस्टोगैमस? देखो, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। एक में चीज़ें पूरी ओपन रहती है, एक में क्लोज रहती है ना। जैसे हमारा नेचर की भी बात करते हैं ना, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, चाहे कुछ भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, नहीं बोलते हैं कुछ लोग, है ना, जब तक उनको कंफर्टनेस नहीं आती है। लेकिन एक जो पटर 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 करते रहते हैं, है ना, तो वही वाला है। तो चेस्मोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स रहते हैं जो ओपन रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं, एंथर स्टिग्मा उनका एकदम एक्सपोज्ड फॉर्म में रहता है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की, तो ये वो फ्लावर्स होते हैं डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। अब इसमें सवाल ये पूछा गया है, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन द क्लिस्टोगैमस? अरे कैसे होगा यार, सीधी सी बात है, वो तो क्लोज्ड है, तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे वही चीज़ कही, इन दीज फ्लावर द एंथर इन द स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर व्हेन द एंथर डिहाइंस, है ना। एंथर डिहाइंस मतलब कि जब वहाँ से निकलता है, पोलन वगैरह निकलता है, उसकी बात करी गई है। इन द फ्लावर बड द पोलन ग्रेन्स कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट द pollination. So these flowers are invariably self-pollinated as the flower remains closed. ठीक है, वही बात बोली गई है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि यार क्या इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्लिस्टोगैमस में जो स्टिग्मा और जो एंथर है ना, वो कवर्ड है, क्लोज्ड है। तो यार वहाँ पे किसी भी बाहर वाले का आना पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी बाहर वाले का एंथर आना पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का तो सवाल ही नहीं बनता है ना। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन का सवाल नहीं बनता है तो यार ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसमें वही बात बोली गई, पॉलिनेशन एंड सीड सेटिंग्स आर अश्योर्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताना है ना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स, नॉट ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस वाला चैप्टर अगला अपना। तो यार यहाँ पे तुम्हें पता होगा कि यार मेल को बोलते हैं एंड्रोशियम, फीमेल को बोल देते हैं गाइनोशियम, है ना। अब मैं बात करती हूँ किसकी, मेल में। तो यार मेरी सिर्फ गर्दन ही गर्दन दिख रही है यार यहाँ पे, रुको तो मेल की अगर मैं बात करूँ तो मेल में अगर देखा जाए तो यार यहाँ पे अपन बोल देते हैं ना यार कि मेल में अपन मेन पढ़ते हैं एंथर, है ना, एंथर, है ना, और फिलामेंट वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो एंथर अगर मैं बात करती हूँ तो इसको प्रॉपर हम एक स्टेमन वर्ड से यूज़ करते हैं, स्टेमन, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को पिस्टल या फिर कार्पल बोल देते हैं, ठीक है। मतलब यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा अच्छा जा रहा है अपना ये पहला वीडियो जो है ना, काफ़ी अच्छा जा रहा है ना। मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि मेरे लिए ना फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ अगर चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होंगी ना, देखो थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में, मैं तुम्हें अभी भी बता रही हूँ, बार बार हर वीडियो में शायद मैं यही बोलूँ, बिकॉज समवेयर व्हाट आई फील ना कि मैं ना बहुत अच्छे कंफर्ट जोन से आई हूँ। मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ एकदम बनी बनाई मिल रही थी, यहाँ पे हर एक चीज़ खुद से करनी पड़ रही है। तो मतलब वो होता है ना कि बहुत मेहनत के बाद चीज़ें बहुत, मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने 3 डिवाइस कनेक्ट करके रखे तुम लोगों को वीडियो बनाने के लिए। एक मेरा मोबाइल है, एक मेरा लैपटॉप है और एक मेरा आईपैड है। मतलब आईफोन, मैकबुक और आईपैड, मतलब तीनों को कनेक्ट करके रखना पड़ रहा है। एक से शक्ल दिख रही है, एक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो तीसरे से मैं लिख पा रही हूँ, है ना। तो मतलब देखते हैं यार फ्यूचर में कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है, डिपेंड्स कि सक्सेसफुल होगा या फ्लॉप जाएगा, है ना। कोशिश पूरी अच्छी रहेगी यार तुम लोगों के लिए, है ना। बिना कोई स्वार्थ के काम हो रहा है यहाँ पे, निस्वार्थ काम हो रहा है, निस्वार्थ मतलब कुछ ऐसा स्वार्थ नहीं है इसमें, बस हेल्प एक, है ना। चलो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव मैंने तुम्हें बता दिया कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जिसको हम पिस्टल, कार्पल बोलते हैं, और एंथर और फिलामेंट जिसको हमने क्या बोला है, स्टेमन। एंड्रोशियम मेल के लिए बोलते हैं, गाइनोशियम फीमेल के लिए बोल देते हैं, है ना। गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल, है ना, समझ रहे हो, वो वाली कहानी है, ठीक है।
तो यार यहाँ पे तुम लोग देख लो वही चीज़ है, फ्लावर प्लेज अ वाइटल रोल इन रिप्रोडक्टिव। फ्लावर जो रहता है वो बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है ना, जैसे फीमेल मेल में रहता है ह्यूमंस में, वैसे ही जो फ्लावर रहता है प्लांट्स में वो रहता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल जो रहता है उसको अपन एंड्रोशियम बोल देते हैं, फीमेल को गाइनोशियम, और मैंने बता दिया कि कार्पल, पिस्टल या फिर कार्पल, दोनों में से एक वर्ड यूज करते हैं, ऑब्लिक इसलिए लगा दिया मैंने, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है, और इसमें अपन क्या बोल देते हैं, स्टेमन को एंथर एंड फिलामेंट से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा जूम करके बताऊंगी, मैं देखती हूँ इसमें दिख कैसा रहा है पहले तो, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट तुम्हारे आंखों के सामने ही कर रही हूँ, है ना, दिख तो रहा है क्लियर अच्छा खासा, ठीक है। तो यार ये अगर मैं फ्लावर की मैं बात करूँ ना, वाइट कलर सही लगेगा, देखते हैं। तो एंड्रोशियम जो नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा है ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं बात करती हूँ इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया एंड्रोशियम, ठीक है। ये पेटल जो कलरफुल रहता है, सेपल जो ग्रीनिश कलर का रहता है, इन सबको मिला के अपन पेरियांथ बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया गाइनोशियम, मतलब फीमेल वाला पार्ट है ये, और ये अपना कौन सा है, एंड्रोशियम, मतलब मेल वाला पार्ट है, ठीक है। एंड्रोशियम में तुम्हें माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगा, माइक्रोस्पोर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड ओव्यूल जो रहता है वो मेगास्पोर। अब तुम लोगों से पूछा जा सकता है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्या होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए यार। माइक्रोस्पोर मतलब कि सीधी सी बात है, कहानी हो रही है पोलन ग्रेन की, माइक्रो, एंड मेगा दैट मीन्स फॉर दी ओव्यूल, है ना। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी की हम बात कर रहे हैं, और ये हो गया एंथर और फिलामेंट। इंपॉर्टेंट है यार, है ना, कभी कभी पूछा मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी इन केस किस्मत अच्छी रही, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर पूछ लिया तो पता रहना चाहिए, ठीक है। एक मिनट है ना, इसको जूम आउट करूँ मैं पहले, हाँ सही है ना। विजिबल आई होप हो रहा होगा, है ना, एक वीडियो आ रहा है, अगर इनकेस तुम्हें विजिबल नहीं हो रही है ना चीज़ें, तो मेरे को ना एक बार बताना, है ना, कमेंट में ना बिल्कुल बताना कि विजिबल हो रही है कि नहीं चीज़ें, ठीक है। चलो, अब बैगिंग और इमैस्कुलेशन क्या होता है यार, ये पार्ट होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब आर्टिफिशियली आप हाइब्रिडाइज कर रहे हो अपने खुद से, मैन मेड तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता था पॉलिनेशन की, जब हम बात कर रहे थे जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी, बट यहाँ पे ना पर्पसली किया जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है यार, कि आप जैसे इस तरीके से समझो कि मतलब आपने कभी वैसे समझो कि यार इमैस्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इमैस्कुलेशन क्या रहता है कि एंथर को जो है वो क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है फ्लावर से, ठीक है। इमैस्कुलेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एंथर को जो है वो क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ये चल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो एंथर को जो है क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है ना, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, इमैस्कुलेशन। तो पर्पसली अगर आप एंथर को रिमूव कर रहे हो, है ना, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया है, इमैस्कुलेशन फ्रॉम द फ्लावर विद द हेल्प ऑफ फोरसेप। फोरसेप ऐसा फोरसेप जैसे तुम लोग लड़कियां जो हैं वो शायद अच्छे से समझ सकती हैं कि फोरसेप ऐसा मतलब प्लकिंग जैसा कुछ तो भी होता है, उससे क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है ना, बिफोर दी डिहाइस। डिहाइस मतलब कि जब पोलन आता है उसके पहले ही उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर देते हैं। तो इमैस्कुलेशन, एंथर जो रहता है इमैस्कुलेशन में रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फोरसेप। और वहीं पे ही इमैस्कुलेशन की मैं बात करूँ तो इमैस्कुलेशन फ्लावर जो रहता है वो कवर्ड किया जाता है बैग से, है ना, बैग से कवर कर दिया जाता है, क्यों, ताकि कोई भी अनवांटेड पोलन जो रहता है वो ना आ पाए, ठीक है। सो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड बाय द बैग टू प्रिवेंट द कंटैमिनेशन ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। कि मतलब कि दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इमैस्कुलेशन जहाँ पे एंथर को हटा दिया जाता है, ठीक है, और एक होता है बैगिंग जहाँ पे एक बैग से ना कवर कर दिया जाता है ताकि कोई भी बाहर का एंथर उस स्टिग्मा में आके मतलब पॉलिनेशन ना कर जाए या फिर कंटामिनेट ना कर जाए, ठीक है। तो उनको जो चाहिए रहता है अपने हाथ से खुद ही वो अपने हिसाब से पोलन ग्रेन्स गिराते हैं, ठीक है, और उसी को ही अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, द एंथर ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर रिमूव्ड, है ना, जो मैंने आपको भी बताया। दीज इमैस्कुलेटेड फ्लावर आर कवर्ड बाय द बटर पेपर और द पॉलीथीन बैग टू प्रिवेंट द कंटैमिनेशन देयर स्टिग्मा फ्रॉम द फॉरेन अनवांटेड पोलन्स, जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, बेगिंग, व्हेन द स्टिग्मास ऑफ द बेग फ्लावर अटेन receptivity
मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ डिहाइसिन, ठीक है, वही चीज़ें डस्टेड किया जाता है अपने हिसाब से, डस्ट मतलब ऐसे झड़ाना, ठीक है, स्टिग्मा में। द फ्लावर्स आर देन रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप, मतलब जो चीज़ है कि मतलब हमें जिस हिसाब से सारी चीज़ चाहिए वैसे करते हैं हम, ठीक है। हमें नहीं चाहिए कि कोई भी बाहर का पोलन आए, है ना, कोई भी बाहर का पोलन आए और वो स्टिग्मा पे गिर जाए, तो इसलिए अपन उस स्टिग्मा को कवर कर देते हैं। जो भी अप्रोप्रिएट आपको पोलन चाहिए रहता है उसको उस पर डस्ट कर देते हैं और फिर वो आगे फर्दर प्रोड्यूस होता है ना। तो इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर from the flower bud before the anther dehiscence from the bisexual flower without affecting the female reproductive structure, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है यार, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो रहता है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, पीएमसी से, पोलन मदर सेल से, ठीक है। तो यार माइक्रोस्पोर जब मैं तुम्हें बता रही थी, मैं तुम्हें यहाँ बताई थी ये चीज़ सबसे अच्छे से, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो मेल पार्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर जो है वो हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है। और मेगास्पोर वहीं पे ही हम बात करते हैं फीमेल की, जहाँ पे मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोर मदर सेल से। एमएमसी मतलब कि मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, जिसको अपन ने क्या बोला है, एमएमसी बोला है, ठीक है, एमएमसी एंड पीएमसी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो मियोटिक डिवीजन अकर, है ना, मियोटिक डिवीजन देखने को मिलता है दोनों में, चाहे वो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस है चाहे वो मेगास्पोरेंजिनेसिस है, जहाँ पे जो रहता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स उसमें बनता है, मेगास्पोर्स जो है वो फीमेल में बन जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ वो डिटेल मतलब ऐसा नहीं है कि यार एकदम से क्या आ गया, ठीक है। और जिन जिन ने पढ़ के रखा होगा, है ना, क्वेश्चंस जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखे थे, है ना, पढ़ के रखना वही वाली बात है ना। तो यार यहाँ पे ध्यान से देख लो, इम्पॉर्टेंट है ना। सबसे पहले तो IMP लिख लो, कभी कभी आ जाता है यार, किस्मत अच्छी रही तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, कि मतलब कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां हम ये देख सकते हैं कि यार फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो वगैरह बनेगा, एंड फाइनली अब वो देखते हैं कि यार सीड्स बन रहा है कि फ्रूट्स बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, एक होता है कि आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और दूसरा होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनेगा एंड देन क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो रहता है वो इवेंट ऐसा इवेंट रहता है, या जो फॉर्मेशन है ऐसा फॉर्मेशन है बच्चों जो एम्ब्रियो के बाद बनता है, ठीक है, सॉरी एम्ब्रियो के पहले बनता है, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर जो रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मेथड ऑफ द एंडोस्पर्म, है ना, जहाँ पे आप ये देखते हो कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो रहता है वो अंडरगोज, है ना, वहाँ पे डिविजन्स होते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, बट उसमें कुछ भी साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिविजन्स देखने को इस टाइप के विदाउट साइटोकाइनेसिस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेल वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है फ्रॉम द पेरिफेरी, मतलब साइड बाय साइड, एंड एंडोस्पर्म स्टोर्स द फूड मटेरियल। आपसे कभी इंपॉर्टेंट है यार, है ना, कभी पूछा जा सकता है कि यार एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्या काम करते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ना अलग अलग तरीके से होता है ना। पहले जाइगोट बना एंड जाइगोट में माइटोसिस हुआ, फिर उसके बाद क्या बना, प्रो एम्ब्रियो, है ना, प्री एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं। लेटर जो रहता है फिर ये अलग अलग शेप्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैसा, पहले यहाँ पे जाइगोट बना, फिर इस तरीके से आपको देखने को मिला, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो देखने को मिला, फिर ये हार्ट जैसा दिख रहा है तो मैं हार्ट शेप का ये ऊपर ऐसे जो अंदर आपको अंदर अलग अलग न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सस्पेंसर्स के नाम से बोलते हैं। एंड फाइनली कुछ इस तरीके से हमें मैच्योर एम्ब्रियो देखने को मिलता है, जहाँ पे ऊपर की तरफ रेडिकल, जहाँ से हम बोल सकते हैं जो रूट्स वाला पार्ट, जहाँ से रेडिकल, अगर हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा, है ना, तो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि यार जो रूट्स रहती है वो कहाँ से निकलती है, रेडिकल से। तो अल्टीमेटली ये रूट्स वाला पार्ट है ना, ये रूट वाला पार्ट है। और प्लूम्यूल की अगर हम बात करते हैं यार तो ये शूट वाला पार्ट हो जाता है,
और कॉटिलिडन्स का मेन काम क्या रहता है यार, कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, ग्लोबुलर एंड द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो विच इवेंचुअली डेवलप इनटू द हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो विद द वन और मोर कॉटिलिडन। तो ये हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो बना हुआ है ना। अगर एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट बोल देते हैं, 2 कॉटिलिडन है तो उसको डाइकॉट के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। Now, the portion of the embryonal axis around the level of attachment in the dicot embryo is epicotyle and reduces to plumule. While the portion of the embryonal axis below, मतलब below नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, hypocotyle, and it eventually terminates into the radicle। कुछ इस तरीके से अगर अपन पलटा के देखेंगे ना एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बोला गया है कि अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस में अगर आप नीचे वाला पोर्शन, अगर आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो तो ऊपर मतलब एपी की बात करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन मतलब शूट वाला पार्ट की बात करें, क्योंकि ऊपर की तरफ तो स्टेम ही होती है यार, है ना। तो हमने ये पढ़ा है ना 11th क्लास में कि यार रूट्स निकलती हैं रेडिकल से और शूट वाला जो पार्ट रहता है वो प्लूम्यूल से होता है ना। शूट वाले पार्ट में अपना स्टेम वगैरह आ जाता है। तो इसमें वही डिवीजन करके बताया गया है कि यार एम्ब्रियोनल एक्सिस में अगर आप ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला पार्ट देखोगे, जैसे मान लो कि यार ये प्लांट है ना, तो यार यहाँ पे ग्राउंड के जो नीचे वाला पार्ट बोला गया है ना एम्ब्रियोनल एक्सिस का, तो उसको उनने क्या बोल दिया, हाइपोकोटाइल, और ऊपर वाले को उनने क्या बोल दिया, एपिकोटाइल, ठीक है। समझ में आया ना, इस तरीके से देख लो यार, है ना, दिख नहीं रहा था। चलो, तो अब यहाँ पे बस बेसिक सी चीज़ है यार जो अपन ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे 12th में कहीं ना कहीं काम आ रही है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना, डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है ना। अब उस टाइम पे हमारे लिए ये हो जाता है कि हम बता नहीं पाते हैं यार डिफरेंस बिटवीन, है ना। अरे यार ये बटन बार बार बंद हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार सही में। चलो ठीक है, तो यार यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन की, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन किस किस के देख रहे हैं अपन, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल का, ठीक है, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा का, है ना, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा हो गया, या फिर इंटेग्यूमेंट टेस्टा, है ना, पेरिस्पर्म और पेरिकार्प, है ना। अब इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई है ना, सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। क्या क्या कि यार हमने यहाँ पे ये देख लिया है कि यार इसमें आपका फ्रूट भी आ रहा है, इसमें आपका सीड भी आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यार यहाँ पे देखो सबसे पहले एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। अब भी मैंने जस्ट बताया था एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो एपिकोटाइल जो रहता है प्लूम्यूल मतलब अबव दी एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, है ना, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और नीचे वाले कोटाइल को हमने क्या बोल दिया था बच्चों, हाइपोकोटाइल बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एपिकोटाइल हैव द प्लूम्यूल एट द टर्मिनल, ठीक है, याद रखना क्योंकि वो ऊपर वाला पार्ट है, और ऊपर रहती है शूट, और शूट की हम बात करते हैं तो प्लूम्यूल से निकलता है वो। और नीचे वाले की अगर हम बात करते हैं रेडिकल की, तो वो वहाँ पे रूट्स वाला पार्ट है, तो इसलिए बोला गया कि यार जो है यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट रहता है ना, हाइपोकोटाइल का, उसको अपन ने क्या बोला है बच्चों, क्या बोला अपन इसको, रेडिकल बोला है, ठीक है। चलो अब आ रहा है अपना क्या, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा, ठीक है। कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा की अगर मैं बात करती हूँ तो यार ये भी कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ना कहीं ये प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जब तुम लोग एक तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में ना एक डायग्राम है ना, तुम्हारा जो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स के बारे में ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब सिंपल सा डायग्राम है, अगर तुम लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग एलएस ऑफ ग्रास दिया गया है ना, एलएस ऑफ ग्रास में, तो उसमें तुम लोग ध्यान से देखोगे कि जो शूट वाला पार्ट है वहाँ पे उसको जो कवरिंग दे रहा है वो है कोलियोप्टाइल, है ना, शूट अपेक्स वाला। और जो रूट कैप वाला है ना, जो रेडिकल वाला है, उसके पास क्या है आपका, कोलियोराइजा, ठीक है। तो यार वही चीज़ बोली गई है, ठीक है। अ फॉलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोलियोप्टाइल सराउंड्स द एपिकोटाइल एंड द लीप ऑफ द प्रिमोडियम, है ना, एक एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। एंड रूट्स एंड देयर कैप आर एनक्लोज विद द शीट, जिसको अपन ने क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। तो तुम लोगों को ना वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एलएस ऑफ ग्रास जो है ना, अभी बता दे रही हूँ मैं क्योंकि यार ये आ जाता है ना। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये क्या इसका है ना, मतलब डायग्राम तुम्हें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यही चीज़ बताए कि कोलियोप्टाइल में क्या होता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है ना, प्लूम्यूल को, है ना। और यहाँ पे जो रहता है कोलियोराइजा जो रह रहा है वो क्या काम कर रहा है, रेडिकल या फिर रूट कैप को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इंटेग्यूमेंट जो रहता है, द ओव्यूल इज कवर्ड बाय दिस मेम्ब्रेन, ठीक है। ओव्यूल की जो कवरिंग रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। और टेस्टा में क्या होता है कि ये जो रहता है सीड की बाहर की कवरिंग होती है,
ओव्यूल की जो कवरिंग रहती है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। और वहीं पे ही अगर मैं बात करूँ सीड की, तो उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। तो ये जो रहते हैं देयर आर 2 और 3 लेयर्स, है ना। और ये जो रहते हैं टेस्टा जो रहती है, इट इज़ लेयर्ड एंड क्वाइट थिक, थोड़ी सी मोटी रहती है ये, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको स्क्लैरिड्स देखने को नहीं मिलेगा। स्क्लैरिड्स अपन ने कहाँ पढ़ा है यार, कुछ कमेंट में बताना। वैसे तो मैं बता ही दे रही हूँ, अगर तुम्हें पता हो तो। दैट कम्स अंडर द स्क्लेरेनकाइमा, है ना। हमने ये चीज़ स्क्लेरेनकाइमा में पढ़ी है 9th स्टैंडर्ड में, अगर तुम्हें याद हो ये चैप्टर टिश्यू से रिलेटेड, है ना। अपन ने वो चीज़ पढ़ी है एकदम, और बहुत ही ईजी है ना। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्क्लैरिड्स, फाइनली मेरे को पता चल गया चालू कैसे होता है। स्क्लैरिड्स की मैं बात करूँ, स्क्लैरिड्स जो रहता है वो स्क्लेरेनकाइमा में देखने को मिलता है। लाइव सेल्स मेकअप इट स्ट्रक्चर, सेल्स इन इट आर नो लॉन्गर अलाइव, है ना। ये ज़्यादा टाइम तक अलाइव नहीं रहते, ये थोड़े लंबे अलाइव रहते हैं। द ओव्यूल प्रोड्यूस इट द चलाजल लैंड, है ना। और यहाँ पे देखें द ओव्यूल आउटर इंटेग्यूमेंट इज द सोर्स ऑफ द ओव्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो रहते हैं ये प्री फर्टिलाइज्ड रहते हैं, और ये जो रहते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइज्ड होते हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस दैट, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल की बात कर रही है, तो प्री फर्टिलाइज्ड है। और सीड कब बनता है, जब पूरा फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पेरिस्पर्म, है ना, और पेरिकार्प। तो पेरिस्पर्म की मैं बात करूं यार, पहले तो ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूसेलस है ना। देखो कभी कभी ना ऐसी गलतियां हो जाती है, तो मेक श्योर तुम लोग कंटेंट पे भी ध्यान दो। समटाइम इट हैपन्स कि मिस्टेक हो जाता है ना, मतलब एडिटिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो मेक श्योर आप लोग अपने साइड से उसको सुधार लो, या फिर उसको कमेंट में लिख दो कि मैम यहाँ पे ये होना था, बाय मिस्टेक ये चीज़ हो गई। बिकॉज कंटेंट बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। तुम लोग भी, मुझे पता है, स्पेलिंग में मिस्टेक करके आओगे, मेरे को पता है, आधे नंबर जाएंगे उसमें, इसलिए याद रखना, स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखना, ठीक है। तो पेरिस्पर्म की मैं बात करूं तो इट सर्व एज द न्यूसेलस ऑफ द सीड। और पेरिकार्प की बात करूं तो यार ये तो होगी सीड की कहानी। और पेरिकार्प की अगर मैं बात करूं तो पेरिकार्प में हमें फ्रूट्स का पार्ट देखने को मिलता है ना, फ्रूट से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो फ्रूट का ओवरऑल जो लेयर्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, ठीक है। अब तीन कौन कौन सी लेयर्स होती है फ्रूट की, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। तो इसमें सीड रहता है, इसमें फ्रूट रहता है, ये ड्राई रहता है। एंड यूजुअली ये कैसा रहता है, आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये जो रहता है इट इज़ यूजुअली फ्लूइड फॉर्म, या फिर ये कैसे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। फ्लैश या फिर फ्लूइड फॉर्म लिख लो, थोड़ा मिस्टेक है यार यहाँ पे, फ्लैश बोल लो, ठीक है। फ्लूइड फॉर्म, FL, एक सेकेंड यार, थोड़ा अच्छे से ही लिख देते हैं ना, फ्लूइड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो रहते हैं वो आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, फ्लूइड फॉर्म में। एक मिनट यार, एक मिनट है ना बच्चों, ये जो है वो फ्लूइड फॉर्म है, फ्लूइड फॉर्म, ठीक है। और फ्लैश, है ना। तो यार यहाँ पे ये चीज़ जो है थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये तो था अपना इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन। अब आता है क्या, असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन में क्या पूछा गया है अपन का ना यार, ये ना NCERT बेस्ड है, ये NCERT, पहले ही बता दूं, है ना, पहले ही बता दूं कि यार ये जो है ना लाइन हेडिंग, लिटरली ये तुम्हारी बुक में दी गई है ना, कि पोलन ग्रेन को हम स्टोर करके रख सकते हैं, पोलन बैंक, एज अ पोलन बैंक, जैसे ब्लड को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक की तरह सीड को भी स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे पोलन ग्रेन को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी वायबिलिटी, कि किसकी कितनी क्या वायबिलिटी है ना। हर किसी की वायबिलिटी नहीं होती है ना, मतलब कुछ टाइम वायबिलिटी, मतलब आप सारे पोलन ग्रेन्स को नहीं स्टोर करके रख सकते, कुछ की कम रहती, कुछ की लॉन्ग टाइम तक रहती है ना, यूज़ कर सकते हो आप उसको। असर्शन में पूछा गया, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स इन द लिक्विड नाइट्रोजन, दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस, रख सकते हैं। Such stored pollen can be used as a pollen bank similar to seed bank in the crop breeding programs, है ना। अब यार बात इतनी सी है ना कि दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है ना। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, क्योंकि यार इनने कंपेयर किया है,
है ना। पहले तो पोलन ग्रेन की कहानी ये बता दी कि यार क्या हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते, तो हम स्टोर करके तो रख सकते -196 डिग्री सेल्सियस पे, डिपेंडिंग ऑन दी वायबिलिटी। बट इनने क्या बोला है, सच स्टोर पोलन कैन बी यूज्ड। अब क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, यार ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो है दोनों चीज़ें सही, बट यार वो जो रहता है आपका जो रीज़न है ना, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, इसलिए अपन ने इसको 3rd मार्क किया है। कहीं कहीं जगह तुम्हें लिखा आएगा कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है ना। मैं एक और बात बताऊँ, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट मेक श्योर ये ऐसा नहीं है ना। मैं पहले ही बता दूँ, अगर तुम लोग बहुत जगह देखोगे तो इसका आंसर तुम्हें बहुत जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इसका सही वही है कि यार असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट वायबिलिटी कि यार किसकी कितनी वायबिलिटी है, ठीक है। तो यार ये तो था तुम्हारा पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें एड ऑन कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को पता रहे कि यार तुम लोग यहाँ पे फ्रूट का ना, फ्रूट के कितने टाइप्स होते हैं तुम पहले वो पढ़ोगे, है ना। फ्रूट के टाइप्स, है ना, फ्रूट के टाइप्स पढ़ोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बाद में ये मत बोल देना कि मैडम आपने बताया नहीं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वही बता रही हूँ, है ना, टाइम पास नहीं करना है। उसके अलावा एक बार ना एक वीडियो आएगा तुम्हें डायग्राम का, वो मैं आपको दूंगी, है ना, वो मैं आपको बता दूंगी, उसका प्रीमियर डालूंगी डायग्राम का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि डायग्राम आप लोग को इतना टेंशन नहीं है डायग्राम का अल्टीमेटली, ठीक है। डायग्राम आप इजीली कवर कर लोगे, लेकिन कौन कौन से आप बना सकते हो प्रेजेंटेशन वाइज, वो मैं ज़रूर आपको एक वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। तो ये तो था अपना कौन सा फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं अपन सेकेंड चैप्टर की तरफ, ठीक है। चलो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यार यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कोलोस्ट्रम क्या होता है ना। अब तुम लोग कोलोस्ट्रम बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों के लिए नया भी होगा, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम तो पहले तो ये बता देते हैं कि यार जो न्यूली बोल सकते हैं कि यार जो मदर रहती हैं जिनने बर्थ दिया है बच्चे को, ठीक है, तो उनका जो पहला मिल्क रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग वाले डेज़ में बोलते हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा ये बच्चे को देना चाहिए, है ना, फीमेल के लिए, मतलब फीमेल को स्पेशली जो मदर न्यूली मदर रहती हैं उनको बोला जाता है कि बच्चे को अपना ही मिल्क दें ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है। एंटीबॉडीज़ उसमें इतनी रहती है ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी बढ़े और वो आगे जो है फर्दर फाइट कर पाएँ डिजीज़ से, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है न्यू बॉर्न बेबी पे, पहले तो वो देखते हैं। तो मिल्क सीक्रेटेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ फॉर द 2 or 3 days नोन एज द कोलोस्ट्रम, है ना। जो मिल्क रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रहता है, फैट कम रहता है, और इसमें जो रहता है IgA एंटीबॉडी रहती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों के इसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है। अब स्टेट द रीज़न वाई द मेल टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। सीधी सी बात है यार, हमने ये चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ी है यार, है ना, कि जो हम पहले अगर इस तरीके से देखें कि यार जो मेल में हम बात करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो रहता है टेस्टीज जो रहते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी थोड़ा सा आउटर साइड पे रहता है। द रीज़न बिहाइंड दिस कि उनको जो टेम्परेचर लगता है वो हमारी बॉडी से 2 से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस लोअर लगता है ना, ताकि क्योंकि उसी टेम्परेचर पे जो है स्पर्म बन पाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मेल टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज द स्क्रूटम इट प्रोवाइड द लोअर टेम्परेचर देन द टिपिकल बॉडी टेम्परेचर। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म प्रोड्यूस या फिर बनाने के लिए, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। कलर चुभ तो नहीं रहा है वो भी बता देना मुझे, है ना। नाउ ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया तो इसके लिए बिग क्रॉस, ठीक है। उसकी जगह मैं आपको एक होमवर्क दूंगी लास्ट में, ठीक है, इसकी जगह आप लोग वो कर लेना, ठीक है। एनलिस्ट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द फीमेल प्लेसेंटा,
ठीक है। तो प्लेसेंटा जो रहता है फीमेल में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और फीटस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट, जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन वगैरह है, वो सारी चीज़ें कैसे जा रही है, प्लेसेंटा के थ्रू ही हमें मतलब बच्चे में जाती है। ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू द फीटस एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि यार नेम बताना है हॉर्मोन्स का, ठीक है। मेंशन द नेम्स एंड द रोल्स ऑफ द हॉर्मोन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन ह्यूमन मेल। स्पेशली मेल में पूछा गया है कि मेल में कौन से हॉर्मोन्स हैं, है ना, जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत आंख बंद करके बता देना है FSH एंड LH, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट है, FSH LH लिख के मत आना, पूरा नाम लिख के आना, वरना टीचर मार्क्स काट लेगी, ठीक है। जो कि कहाँ देखने को मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने को मिलता है, अलॉन्ग विद द टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, ठीक है। और ये जो रहते हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, किस लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अल्टीमेटली मेन काम ही यही है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, असर्शन एंड रीजन की बात करते हैं। The female external genitalia include the mons pubis, labia majora and minora. Reason, the glandular tissue of each breast is divided into 5-10 memory lobes. क्या ही बोल रहे हैं, पूरा गलत है, ठीक है। तो पूरा गलत है, असर्शन सही है और रीज़न तो पूरा गलत है, और ना ही कोई वो एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस की बात करते हैं, तो ये कुशन रहता है, ठीक है। एक ये कुशनिंग प्रोवाइड करता है, फैटी टिश्यू की कुशनिंग रहती है, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो स्किन से कवर्ड रहती है और प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहती है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो डायग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम लोग सबसे पहले तो ये जानना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट के लिए ये बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली तुम लोग क्या करने वाले हो, मैंने फिर से बोल रही हूँ, डायग्राम बेस्ड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स उसमें पूरे मेंशन रहेंगे, बट यहाँ पे साइड बाय साइड अपन क्या करते, पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि यार एक्सटर्न मॉन्स प्यूबिस हो गया, फिर उसके बाद लैबिया मेजोरा। तो लैबिया मेजोरा क्या है, फोल्डिंग्स है, ठीक है। इसमें एक एक वर्ड को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यार लैबिया मेजोरा क्या होता है, लैबिया माइनोरा क्या होता है, एक एक चीज़ अपन समझ रहे हैं। तो लैबिया मेजोरा जो रहता है फ्लैशी फोल्ड रहता है, मतलब फ्लैशी फोल्ड रहता है टिश्यू का, ठीक है, दैट एक्सटेंडेड डाउन, और यहाँ पे आप बोल सकते हो आसपास इसके वजाइनल ओपनिंग की सराउंडिंग रहती है, और उसी के आइट साइड बहुत ही और फोल्डिंग देखने को मिलती है, उसको हम लैबिया माइनोरा बोल देते हैं, ठीक है। हाइमन क्या होता है, हाइमन एक लेयर रहती है जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि पार्शियली ओपनिंग रहती है वजाइना की, जहाँ से लोग टेस्ट करते हैं वर्जिनिटी फीमेल्स की। ऑल्दो वो वर्जिनिटी किसी भी रीज़न से कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती है, या स्विमिंग या हॉर्स राइडिंग या कुछ भी अपन बोल सकते हैं, उसके थ्रू वो हाइमन जो है ना, जो लेयर है वो ब्रेक डाउन हो सकती है, ठीक है ना। वो हाइमन जो रहता है वो एक साइन होता है वेदर द फीमेल इज़ वर्जिन और नॉट, और जब वो पार्शियल ब्रेक डाउन, मतलब जब वो पार्शियल वजाइना का जो लेयर है हाइमन है, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो ब्लड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, निकलता है उस टाइम पे, ठीक है ना। जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइज अगर करते हैं उसके कारण वो रप्चर हो जाता है फीमेल्स में कभी कभी। क्लिटोरिस क्या होता है यार, मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, क्लिटोरिस तुम लोग बताना मुझे, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लिटोरिस, है ना। स्पेलिंग में लिख देती हूँ, क्लिटोरिस, ठीक है। क्या होता है ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। तुम लोग बताना मुझे क्या होता है ये, है ना। अब उसके बाद इसमें बोला द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 to 10। सबसे पहली बात तो ये कि यार ये मतलब बात ही गलत करी गई, क्योंकि 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं,
ठीक है, ना कि 5 से 10, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये पढ़ते हैं ना यार कि जो मेमोरी ग्लैंड्स रहती, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच मेमोरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसको हमने क्या बोला, एल्वियोलाई। और वहीं से ही क्या प्रोड्यूस होता है, एल्वियोलाई में क्या रहता है बच्चों, एल्वियोलाई लंग्स वाला नहीं है, ब्रेस्ट वाला, और उसी एल्वियोलाई में मिल्क सिक्रीट होता है फीमेल के ब्रेस्ट में। मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट को बोला गया है, ठीक है। चलो, तो ये तो कहानी थी तुम्हारी असर्शन और रीज़न की। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, ठीक है। तो वो दोनों ही चीज़ सही है यहाँ पे, ठीक है, GnRH। Now, the biological process involved in the formation of gametes is called what? Gametogenesis, ठीक है। जब gametes का formation होता है, जब gametes बनता है, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होता है तो ऑफकोर्स उस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट बनता है वो कैसा रहता है, डिप्लॉइड बनता है ये, ठीक है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ऑफ कोर्स ओवरी। सबके में कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले ओवरी आएगा, बिकॉज प्राइमरी वहीं से ही सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बता दूं कि यार स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये आता ही आता है, ठीक है। अगेन इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्पर्म का जो एक रफ डायग्राम है वो मैं बता देती हूँ। क्या स्पर्म की अगर मैं बात करूँ ना तो कुछ इस तरीके से जो है वो इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, स्पर्म का। तो स्पर्म जो रहता है ना कह सकते हैं कि 3 मेजर पार्ट्स में, 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, नेक और उसका मिडिल पीस एंड लास्ट में टेल, ठीक है। तो यार ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 में। 1 मिनट है ना, हाँ चलो। तो हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड में आपको क्या देखने को मिलते हैं, एक्रोसोम्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे ही आप उसकी टिप में एक्रोसोम, उसकी टिप को अपन क्या बोल देते हैं, एक्रोसोम बोल देते हैं, ठीक है। वहीं पे ही आपको गोल्जी भी बॉडी देखने को मिलेगी। एक एंजाइम रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। सो इट कंडक्ट एन essential role that enters the ovum by digesting away the membrane, ठीक है। तो वो ओवम की तरफ जाता है, ठीक है। एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट, अ नॉन कंडेंस न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट विथ नो न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो कोई भी न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट रहता। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक वाले पार्ट में 2 मेन चीज़ें रहती है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, और एक होता है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो रहता है ना वो कहाँ रहता है, मैं ऐसे बता देती हूँ कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ना ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब इस जगह पे। और जो डिस्टल वाला रहता है वो आपके टेल के साइड, टेल का जो बेस रहता है ना वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो यार दोनों का काम कुछ अलग अलग है ना। अगर मैं बात करती हूँ प्रॉक्सिमल की ना, तो प्रॉक्सिमल क्या करता है ना, रास्ता दिखाता है कि मतलब कहाँ जाना है स्पर्म को। और जो ये जो रहता है ना आपका डिस्टल वाला, डिस्टल जो रहता है वो मोटिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आता है आपका मिडिल पीस। मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रियाज देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ऑफ कोर्स यार एनर्जी की ज़रूरत स्पर्म को भी पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 25 इन नंबर्स जो रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, जो अल्टीमेटली ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। लास्ट में टेल है। टेल जो क्या काम करता है, ऑफ कोर्स मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी मतलब कि मूवमेंट देता है ये, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा क्या, स्पर्म का डायग्राम। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कभी कोई पूछे यार कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल अगर मैं बात करूँ स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो क्या रहता है, क्या तुम लोग ये बोलोगे क्या स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का क्या फॉर्मेशन है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये होता कैसे, सीधी सी बात है, इतना आसान तो है नहीं, इतनी इजीली तो हो नहीं पाएगा कि यार बोला और हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो यार यहाँ पे आप देखो ध्यान से, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो रहता है ना, सबसे पहले तो ये देखो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम फर्स्ट डेवलप इनटू दी
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो वहाँ पे जो है सबसे पहले सारा प्रोसेस जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस देखने को मिलेगा, और माइटोसिस में जब माइटोसिस होता है तब वो क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है। जब जब माइटोसिस होगा तब तब क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम फर्स्ट डेवलप फ्रॉम द जर्मिनल, है ना, जर्म सेल्स जिसको अपन बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर डिप्लॉयड स्टेम सेल्स हैविंग दी टोटीपोटेंसी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या काम कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी चीज़ नई बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सीधा सीधा सा मियोसिस सेल डिवीजन 1 स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद वो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, और उसी फर्दर आगे डिवाइड होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करके क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड्स बनाएगा, ठीक है। हर स्पर्मेटोसाइट में, हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपको 2 स्पर्मेटिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ अपन को कहाँ देखने को मिलती है, टेस्टिस ल्यूमेन में, ठीक है। एंड देन फाइनली क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, जो कि आपका कैसा रहता है, राउंड शेप का रहता है, नॉन मोटाइल रहता है। अब वो नॉन मोटाइल फर्दर आगे मतलब अंडरगो, मतलब आगे फर्दर प्रोसेस होता है, और वो क्या बनाता है, मैच्योर होके अपने आप को मोटाइल बनाता है। क्यों मोटाइल बनाता है, मोटाइल बनाना बहुत ज़रूरी, भाई मोटाइल नहीं बनाएगा तो मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही अपने आप को स्पर्मेटिड जो रहता है अपने आप को क्या बनाता है, मोटाइल बनाता है, और मोटाइल बनाने के बाद आगे जो रहता है वो क्या देखने को मिलता है, हमें मोटिलिटी देखने को मिलती है, और आगे वो फर्दर प्रोसीड करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताऊं, है ना, इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, थोड़ा सा एक बार उसको और आप पढ़ लेना डायग्राम फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, है ना। जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने के, अगर इसमें से इतने बताए में से 2 या 3 भी फंस गए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि यार इतने जल्दी 2 या 3 भी अगर आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। फिर उसके बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताना, तो मेल में रहता है टेस्टिस, स्क्रूटम, वास डिफरेंस, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड पीनस, है ना। तो टेस्टिस जो रहती है वो ओवल शेप की रहती है, ठीक है। पाउच शेप लाइक स्ट्रक्चर में, पाउच ऐसा हैंगिंग शेप लाइक स्ट्रक्चर, उसको अपन ने पाउच बोला है, उसको अपन ने स्क्रूटम बोल दिया है। अल्टीमेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, एंड मेल हार्मोन जिसको हमने टेस्टोस्टेरोन बोला है। फिर स्क्रूटम मैं बता ही चुकी हूँ अभी जस्ट, कि स्क्रूटम जो रहता है जस्ट उसके नीचे टेस्टिस की कवरिंग जो रहती है वहाँ रहता है, और बाहर की साइड रहता है एब्डोमिनल के। क्यों, अल्टीमेटली उसका मेन काम क्या रहता है कि यार वो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करो। टेम्परेचर मेंटेन करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है यार स्पर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर आता है वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस जो रहता है प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस आर स्टोर्ड इन अ ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमस। तो अल्टीमेटली एपिडिडाइमस में स्टोर रहता है ना स्पर्म, एंड देन हेयर स्पर्म जो रहता है मैच्योर होता है एंड पास थ्रू द यूरेथ्रा, है ना। और ट्यूब यूरेथ्रा पास टू द यूरेथ्रा थ्रू द मस्कुलर वास डिफरेंस। तो यूरेथ्रा में अगर वो स्पर्म जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है, वास डिफरेंस के थ्रू। फिर आती है अपनी एक्सेसरी ग्लैंड्स, और भी बहुत सारी ग्लैंड्स रहती है। अल्टीमेटली ग्लैंड्स का काम क्या रहता है यार, सिक्रीशन करना और स्पर्म को पहुंचाना, है ना, सारा काम इनको ही करना है। तो दिस इंक्लूड्स 3 ग्लैंड्स जैसे कि सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड काउपर ग्लैंड। द सिक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड्स मिक्स टू फॉर्म द फ्लूइड जिसको हमने सीमेन बोला है, ठीक है। एक फ्लूइड के साथ मिक्स होते हैं जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सीमेन, ठीक है। तो सीमेन का मेन काम क्या रहता है कि ये स्पर्म को नरिश करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यार इसका सीमेन का फंक्शन बता दो, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्या काम करता है, स्पर्म को नरिश करता है एंड इंक्रीज द वॉल्यूम एंड हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन में ये हेल्प करता है। लुब्रिकेट मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करना, लुब्रिकेशन बोलते हैं ना कि इजीली बाहर निकल पा रहे हैं स्पर्म्स, ठीक है। पीनस जो रहता है वो आप बोल सकते हो कि बाहर जो दिखता है ऑर्गन, है ना, एक्सटर्नल ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं, जो कि सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रहता है। बोथ रिप्रोडक्टिव सर्व एज अ बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बिकॉज पीनस जो रहता है वो दोनों उसके लिए काम करता है, स्पर्म का भी प्रोडक्शन करता है और यूरिन को भी एक्सक्रीट करने में ये हेल्प करता है। और अल्टीमेटली जब ये
डिलीवर, और ये मेन इंपॉर्टेंट क्या काम करता है, स्पर्म को डिलीवर करने का काम करता है ना वजाइना में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हारी पेयर ऑफ टेस्टीज आती, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यार फैलोपियन ट्यूब्स, पेयर ऑफ ओवरीज जो रहती है, पेयर ऑफ ओवरीज जो रहती हैं वो ओवम स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। इनमें हॉर्मोन्स भी रहते हैं, इसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं ना, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन का एक तरीके से साइट है और ये ओवरी से कनेक्टेड रहती है विद द यूट्रस। यूट्रस जो रहता है वो क्या बोलते हैं हम यार, वोम बोलते हैं कि यार वूम के नाम से, WOMB, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, ये बच्चे को कैरी करने में भी काम आता है यूट्रस। अगर यूट्रस है तो बच्चा होगा, यूट्रस नहीं है तो ऑफ कोर्स बहुत लोग यूट्रस निकलवा लेते एक सर्टेन एज बाद, देयर इज़ नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स। यूट्रस इज द साइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड वजाइना जो रहता है, वजाइना एक बर्थ कैनाल कहलाता है बच्चों, है ना। वजाइना को अपन क्या बोलते हैं, वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड दी बर्थ कैनाल, क्योंकि यार यहीं से ही, अगर यहाँ से स्पर्म अंदर गया, दिस इज़ द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ से स्पर्म अगर अंदर जाता है तो आगे फर्दर जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। अगर फर्टिलाइज्ड हो गया, अगर वो स्पर्म जाके फ्यूज़ हो गया है ओवम से तो, ठीक है। नाउ इट इज़ द पार्ट विच कनेक्ट द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल फीमेल बॉडी पार्ट, इट इज़ द रूट फॉर द पीनस ड्यूरिंग द कोइटस, है ना। कोइटस मतलब इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल की बात करी गई है, सेक्स की बात करी गई है, एज वेल एज द फीटस ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है। तो यार यहाँ पे यहीं से ही बच्चा भी निकलता है, यहीं से सारी, मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो, ठीक है। पार्चुरेशन जिसको हम बोलते हैं, है ना। अब जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, एक सवाल ये भी, जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जेस्टेशन मतलब कि 9 मंथ्स को बोला जाता है ना। जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती 9 मंथ के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, जेस्टेशन, है ना। और उसके बाद पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, मतलब कि बेबी को डिलीवर करना, बेबी डिलीवर करना, ठीक है ना, बेबी को डिलीवर करना, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। ये वर्ड्स पता होना चाहिए, जेस्टेशन मतलब 9 मंथ्स, पार्चुरेशन मतलब कि बेबी डिलीवर, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर बात करूँ तो मीनार्क क्या होता है बच्चों, मीनार्क, है ना। ये तुम लोग अगर वर्ड भूल गए तो बता रही हूँ, है ना। जब स्टार्ट होते हैं पीरियड्स, जब स्टार्ट होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है। एंड मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज मतलब कि ये स्टॉप हो जाती है परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एक टाइम बाद जब ये परमानेंट स्टॉप हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। 45 to 50 ईयर्स के एज में ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो यार ये तो था तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले तो ये देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। तो यार प्राइमरी पर्पस क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानो कि यार यहाँ पे ना एक तरीके से हम फीटस की ना क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ देखते हैं, ठीक है। कि जब यार बच्चा का बर्थ होने वाला है तो उस टाइम पे उसको कोई इश्यूज़ तो नहीं है, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, एबनॉर्मैलिटीज़ तो नहीं है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, है ना। उसका मेन पर्पस, उसको प्राइमरी पर्पस क्या रहता है कि क्रोमोसोमल, डायग्नोसिंग दी क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी इन दी फीटस, ठीक है। तो यहाँ पे अमीनोसेंटेसिस क्या रहता है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रहता है, जहाँ पे आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ को डिटेक्ट करते हो या फिर फीटस में कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है। सो इट इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द amniotic fluid which contain the fetal tissue for the analysis and this allow for the identification of the condition कि यार बच्चे को कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, है ना। बर्थ के पहले ये टेस्ट करवाते हैं आजकल लोग, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, है ना। सारे के सारे तो मेथड तो कॉन्ट्रासेप्शन के एक्सेप्ट दी अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। अगेन वही सेम चीज़ है कि अमीनोसेंटेसिस जो रहता है वो एबनॉर्मैलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी को डायग्नोस करने में ये हेल्प करता है, ठीक है।
ना अगर मैं बात कर रही हूँ इसके अलावा जितना भी दिया, वैक्सेक्टॉमी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUCD जिसको अपन बोलते हैं, IUDs जो बोलते हैं, ठीक है, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये सारे के सारे जो रहते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक्सप्लेन द STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो यार सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो रहता है ना, मतलब बहुत ही ईजिली ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो रहता है ये फैलता जाता है, ठीक है। दे कैन बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो एड्स, HIV जो वायरस से होता है, गोनोरिया, सिफेलिस, हर्पीज, ये सारे नाम है ना। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि इनके नाम बताओ अलग अलग, कि यार कौन कौन सी STDs है जो कॉज हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। द STDs कैन बी एसिम्टोमेटिक, मतलब यार कोई भी इनके सिम्टम्स नहीं होते हैं, ठीक है। हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ फॉर द सेक्शुअल एक्टिव इंडिविजुअल टू एंश्योर द अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यार इतनी इजीली तो पहली बात तो ये डायग्नोस होते नहीं है। अगर मान लो एड्स भी हुआ है ना, तो बहुत महीने लग जाते हैं उसको डायग्नोस करने में, मतलब पता ही नहीं चलता कि इंसान को एड्स हो रखा है, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि STDs को रोकने के लिए बेटर तरीका है कि यार मल्टीपल लोगों से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया जाए एंड यूज़ दी प्रोटेक्शन, ठीक है। अब वाई इज ट्यूबेक्टॉमी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, परमानेंट, आप बोल सकते हो कि यार परमानेंट ही ख़त्म करना चीज़ों को। जैसे कि ट्यूबेक्टॉमी में ना फीमेल में होता है ये मेथड, जहाँ पे उनका जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके ना उसको बांध दिया जाता है। क्यों? ताकि एग्स जो है वो ट्रेवल करना बंद कर दें, ठीक है। तो यार ये कब किया जाता है, जिसको अपन नसबंदी वगैरह भी बोलते हैं हिंदी में। तो यार ये कब किया जाता है, क्या जब जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए इन फ्यूचर, जैसे मान लो एक बच्चा हो गया या 2 बच्चे हो गए, अब नहीं चाहिए, तो क्या करती फीमेल ना ये वाला मेथड करवा लेती, ताकि फाइनली एक तरीके से अब आगे फर्दर कोई भी प्रेगनेंसी के चांसेस ना रहे, ठीक है। तो ट्यूबेक्टॉमी एक परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन इन वुमेन, है ना। इन दिस मेथड द फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक कैसे करते हैं, कट करके उसको क्या कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, सो दैट एग इज स्टॉप फ्रॉम द ट्रेवलिंग टू द यूट्रस एंड दिस एलिमिनेट्स द एनी चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी। सो अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करने हैं ना। यार देखो ये चैप्टर ना बहुत छोटा सा है ना, और बहुत ही जनरल अवेयरनेस वाला है। तो यार इसमें से अगर बहुत सारे क्वेश्चंस अगर तुम्हें आते भी है ना, तो तुम इजीली लिख पाओगे कि यार क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत मेन है कि यार अलग अलग आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर द स्टरलाइजेशन और सर्जिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ट्यूबेक्टॉमी हो गया, वो वैसेक्टॉमी हो गया, ये सारी चीज़ें है ना। बाकी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जनरल अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, तो कहाँ कहाँ करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेक श्योर मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि यार ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप अपना थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस्ड रहे, ठीक है ना। अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो एक होता है बैरियर, जहाँ पे जो मेल जो रहते हैं या जो फीमेल रहती हैं डायफ्राम, या फिर मेल जो है वो कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, है ना। हार्मोनल्स के लिए पिल्स आते हैं, पैचेस आते हैं, इंजेक्शन इम्प्लांट्स वगैरह आते हैं ताकि वो रोक सके, है ना। फिर उसके बाद आता है इसमें आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स भी आती है। फिर उसका आता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो यार ये जो रहता है इंसर्ट किया जाता है फीमेल के यूट्रस में एंड प्रिवेंट दी इम्प्लांटेशन फॉर द फर्टिलाइज्ड एग एंड मेक द एनवायरनमेंट हॉस्टाइल फॉर दी स्पर्म, है ना। स्पर्म की एंट्री नहीं करते हैं ये। सर्जिकल मेथड्स जैसे कि मैंने बताया वैसेक्टॉमी मेल में होती है कि यार उनका भी जो वास्ट डिफरेंस रहता है, जो अभी हमने पढ़ा था, है ना, जहाँ से स्पर्म ट्रेवल करता है उसको कट करके बांध दिया जाता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड दी वैसेक्टॉमी। एंड फीमेल में जब वो बांध दिया जाता है उसको अपन ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को। नेचुरल मेथड्स में क्या किया जाता है, सिंपल सी बात है यार, अंडरस्टैंड द फर्टिलिटी साइकिल, है ना। आप उस मतलब समझ में आता है ना, जैसे पार्टनर्स हैं उनको पता है कि यार जो फीमेल पार्टनर है उसको पता रहता है, मेल पार्टनर को पता रहता है कि यार इसकी फर्टिलिटी साइकिल कब आ सकती है, ओव्यूलेशन कब आता है, तो उस टाइम पे सेक्सुअल कांटेक्ट ना रखें, या फिर एक मतलब जैसे ही इंटरकोर्स हो रहा होता है तो उसी टाइम पे जो पीनस है वो बाहर निकाल लें ताकि स्पर्म अंदर ना जाए। तो ये दिस इज़ द नेचुरल मेथड जिससे आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो, ठीक है। बेसिक चीज़ें जो पता होगी। हाउ डज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सच एज सहेली फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे अभी आने लगे हैं, ये ब्रांड बहुत कॉमन है ना। NCERT में पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये। नाउ
So the oral administration of the small doses of either progesterone and progestin estrogen combination is a contraceptive method. ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, पिल्स या टैबलेट्स ली जाती है ना. सहेली जो है वो एक पिल है, टैबलेट है जो यूज़ किया जाता है इन सबको रोकने के लिए, है ना. तो यहाँ पे आप देखो कि यार यहाँ पे पिल्स जो रहती है फीमेल डेली ले सकती है 21 डेज स्टार्टिंग, स्पेशली विद इन द 5 days जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रहते हैं वो, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल अकर. सो दीज पिल्स जो रहती हैं वो क्या करती है, ओव्यूलेशन को कम कर देती हैं एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज द अल्ट्रेशन द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस, जो बनता है सर्विकल म्यूकस उसको भी, और एंट्री बंद कर देती हैं स्पर्म का, ना, रोक देती हैं. सो सहेली इज़ अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच वंस अ वीक पिल, है ना, ले सकते हैं ये, है ना, विच इज़ वंस अ वीक पिल विथ फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. ठीक है, थोड़े बहुत तो यार होंगे साइड इफ़ेक्ट्स कहीं ना कहीं, ठीक है, बट उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहती है एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. व्हाट आर द मेजर वन हैज़ टू टेक प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्टिंग STDs. ठीक है, तो STDs के लिए आप क्या रोक सकते हो, है ना, STDs को रोकने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. तो यार ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और ड्रग अब्यूज़र मस्ट बी अवॉइडेड, है ना. अब मान लो सामने वाले को STDs है, उसको जो नीडल यूज़ करी गई है वही मुझे यूज़ कर दी तो मुझे हो जाएगा. या फिर मान लो सामने वाला एकदम ड्रग्स ले रहा है, वो एक सीरिंज से ड्रग ले रहा है, दूसरा वाला भी ले रहा है, मान लो वो जो ड्रग्स ले रहा है उसको ऑलरेडी एड्स है, सीरिंज भी एक यूज़ करे तो इसके कारण भी वो हो सकता है. शेयरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंजेक्शन नीडल मस्ट बी अवॉइडेड. हैविंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल लोगों से तो बिल्कुल अवॉइड करना, जो मैं बता चुकी हूँ. ऑलवेज यूज़ प्रिकॉशंस जैसे कि कॉन्डम्स ड्यूरिंग द इंटरकोर्स. इन केस ऑफ एनी डाउट अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर मस्ट बी टेकन थ्रू द मेडिकल असिस्टेंस फ्रॉम अ क्वालिफाइड डॉक्टर. ठीक है, अगर कुछ लग रहा है तो मेक श्योर आप लोग जाके पता लगा लो. ठीक है, वैसे ऐसा करना नहीं है ना. Assertion reasoning introduction of the sex education in school should be encouraged. Yes, very important यार. आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, बट होता है कि पहले से ही बहुत नॉलेज रहता है, बट कुछ चीज़ें ना छूट जाती है, तो वो छूट जो जाती है ना उसके लिए ये चीज़ होना ना बहुत ज़रूरी है. इस टाइप के जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने बहुत ज़रूरी है. दिस रीज़न क्या है, दिस विल एनकरेज चिल्ड्रन टू बिलीव इन द मिथ्स अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट. तो असर्शन सही है लेकिन रीज़न सही नहीं है. तो आप बता सकते हो सारी चीज़ें, है ना, मतलब एनकरेजमेंट दिया जाता है कि यार इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है एंड टू डिस्करेज देम फ्रॉम बिलीविंग इन द मिथ एंड हैविंग द मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो रहता है ना, अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ हाइजीन, सेक्शुअल प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें जो है वो देना ज़रूरी है, स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप, टू लीड टू द रिप्रोडक्टिविटी हेल्दी लाइफ. तो वो वही वाली बात है यार कि अच्छे से सारी चीज़ें बताएं जाएं तो ज़्यादा सही है ना. ऐसा नहीं है कि बच्चों को इनकरेज किया जाए कि अरे ये नहीं, ऐसा नहीं है, बट अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो ये तो था तुम्हारा पूरा का पूरा एक यूनिट, है ना, जिसमें अपने 3 चैप्टर्स कवर हुए हैं. ठीक है, अब क्या है, अब तुम्हें करना है पढ़ाई. ठीक है, तुम्हें करना है रिवाइज़. ठीक है, कुछ भी डाउट हो बिल्कुल पूछना. मैंने अपने थोड़े बहुत प्रेडिक्शंस बताए जो बोर्ड एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी हो सकती हैं आने की. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये. ठीक है, तो यार आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है. ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए प्लीज़ आप इसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं यार फंसेगा ये, इनमें से क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे. ठीक है, तो आप लोग ऐसी पढ़ाई करते चलो. मिलते हैं अगले वीडियो. यूनिट 2 की बिल्कुल रिवाइज़ कर लो तुम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करना है. एक और चीज़ जो डायग्राम के लिए मैं बात कर रही हूँ, डायग्राम पे बेस्ड, डोंट वरी, मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी 5-10 मिनट का रहेगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्राम्स भी मैं बताऊंगी कि यार कौन कौन से डायग्राम्स आ सकते हैं और तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना है. ठीक है, तो ये तो तुम्हारा था यूनिट 1. मिलते हैं यूनिट 2 के साथ. ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते चलो. बाय, टेक केयर.